हेलो साथियों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको फिर से सीटेट 7 जनवरी जो पेपर 1 है उसकी कंप्लीट एनालिसिस लेके आए हुए हैं। अ, विद्या मंत्रा के माध्यम से सीटेट 2021 ऑनलाइन जो एग्जाम हो रहा है, हम लगातार आपको 16 दिसंबर से लेके आज तक हर एक पेपर की एनालिसिस कराते चले आए हैं और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। तो कौन से प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं, आप उनको जरूर देखिए। इस सेशन को शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों के एग्जाम आने वाले शिफ्ट में होने हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अगले अपने क्वेश्चंस के लिए। कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे, देखिए। क्वेश्चन जो आया हुआ था दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आया था वो मैथमेटिक्स में था कि निम्नलिखित में से ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत किसने दिया। तो हमारे पास सवाल आया था, ऑप्शन में थे स्किनर था, जॉन डीवी थे और जीन पियाजे थे, वेन हिले थे। तो ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत जो था वो वेन हिले सर ने दिया था। जीन पियाजे साहब ने हमारा संज्ञानात्मक विकास दिया था और जो पुनर्बलन का सिद्धांत था वो स्किनर साहब ने किया था। और इस तरीके से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेनिले। ठीक है, रिपीटेड है हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया। और ठीक है, अगला सवाल जो आया आज के एग्जाम में वो क्या आया, चलते हैं उस पर। देखिए, अगला सवाल जो आया एग्जाम में वो ये पूछा गया कि सागर माथा कहाँ स्थित है और ये किसका भाग है। सागर माथा कहाँ स्थित है, ये किसका भाग है। तो मैं आपको बता दूं ये सवाल, देखिए एग्जामिनर ने फिर से माउंट एवरेस्ट पे उठा लिया। माउंट एवरेस्ट के बारे में पिछले 4 से 5 शिफ्ट में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल में है। भारत में तो माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, लेकिन नेपाल में इसको हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो ये नेपाल में स्थित है और माउंट एवरेस्ट का भाग है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये सवाल आया था कि माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा बोलते हैं। ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है और ये भाग हिमालय पर्वत का है। देखिए, संस्कृति में इसको देवगिरी बोला जाता है, देवों का पर्वत बोला जाता है। चीनी भाषा में इसे रोमनीकृत बोला जाता है और तिब्बत में इसको चोमो लुंगा बोला जाता है। तिब्बत में इसे चोमोल लुंगा बोला जाता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है कमिंग शिफ्ट में आपसे ये सवाल पूछा जाए और इस तरीके से चीन के बारे में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट बछेंद्री पाल जी ने यहाँ पे भारत की जो पहली महिला है, विश्व की 5वीं महिला है, उन पे भी कई सारे सवाल पूछे गए। शेरपा तेंजिंग आप पढ़ लीजिएगा, उनके बारे में भी सवाल आ सकता है। पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं। असम में बनाए जाते हैं। असम में तो बांस के ऊपर घर बनाए जाते हैं। लद्दाख में पत्थर के घर बनाए जाते हैं। राजस्थान में मिट्टियों के घर बनाए जाते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि तिरछे घर जो बनाए जाते हैं पत्थर और लकड़ियों के, स्नोफॉल से बचाने के लिए पत्थर और लकड़ियों के जो घर बनाए जाते हैं वो मनाली में बनाए जाते हैं। स्नोफॉल और बारिश से बचाने के लिए मनाली में घर पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं। ढालूदार घर बनाए जाते हैं, तिरछे आकृति के घर बनाए जाते हैं। इनकी जो छतें होती हैं वो तिरछी होती हैं थोड़ा। ठीक है, स्नोफॉल से बचाती हैं। तो इस तरीके से घर हमारे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो किस राज्य में किस तरीके से घर बनाए जाते हैं, ये सवाल बहुत ही ज्यादा एग्जामिनेशन में आ रहा है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से कवर करिए। हम एनसीईआरटी बेस्ड पूरा सवाल आता है हर शिफ्ट में, आपका 1 नंबर जरूर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पूछा जाता है कि किस राज्य में खेती के लिए जमीन लॉटरी से निकाली जाती है, लॉटरी से मिलती है। देखिए, मैं आपको बता दूं किस राज्य में खेती के लिए जमीन लॉटरी से निकाली जाती है। ये मिजोरम राज्य है। तो ये मिजोरम राज्य की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये टीन खेती के बारे में भी यहाँ बता रहे हैं। तो मिजोरम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उत्तर पूर्वी राज्य है, और वहाँ पे ये लॉटरी से जमीन मिलती है और वहाँ खेती के लिए। तो मिजोरम इज राइट आंसर। केरला, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है,
तो आप लोग एग्जामिनेशन में, जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जामिनेशन अभी बचा हुआ है, झूम खेती और टीन खेती दोनों अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। झूम खेती और टीन खेती एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला सवाल जो आपके एग्जाम में आया, पूछा गया कि ये जो संख्याएं हैं इनमें क्या क्या जोड़ा जाए, गुणनफल में क्या घटाया जाए कि परिणाम कितना हो जाए। ठीक है। तो इनका बहुत आसान सा सवाल है भाई। योगफल आप निकाल लीजिए, 90099। ठीक है। और 9090990। ठीक है। 90990 और 90099। ठीक है। 2 बार आ गया है ये। ठीक है। आपको क्या करना है, इनका समेशन निकाल देना है। और समेशन में निकालने के बाद ये है कि x जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाए हमारा, 254 टाइम्स 0। ठीक है। तो जो इसका सोल्यूशन आंसर आएगा, अगर मैं इसको करूं तो 9918 हो जाएगा। ठीक है। 9918 हो जाएगा। और 9918 9 27 हो जाएगा। 27 1 28 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से मैं जोड़ता हूँ 9 9 18 9 27 के साथ हासिल 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 2 11, 11 के 1 हासिल 1, 1, 9 2 18 27। इसमें से इस संख्या को घटा देंगे तो आपका एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है। बच्चे ने मतलब आपको क्या करना है, योगफल में से क्या घटाएं कि परिणाम ये इतना हो जाए। ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है कि क्या घटाना है। इनके योगफल निकाल लीजिए, उसमें से ये क्या घटाएं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका योगफल आएगा उसमें से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा कि एक ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी को तय करती है, 504 किलोमीटर 7 घंटे में तय करती है, उसकी चाल क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्टेंस है, वो जो ट्रेवल होता है वो 504 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है। और 7 घंटे में ट्रेवल करती है, 7 आवर्स में। तो हमने आपको बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो 504 को अगर आप 7 से डिवाइड कर देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी 504 किलोमीटर है, समय 7 घंटा उसे लग रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप 7 को डिवाइड करिए तो 7 सत्ता 49, 49 के बाद 1 बचता है, 7 दूनी 14। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि एक लड़की दांतों में और हड्डियों में दर्द है तो आप खाने क्या खाने को कहेंगे। तो देखिए, दांतों और हड्डियों में दर्द है तो उसको दूध, फलों का सेवन, पत्तेदार सब्जियां और मछली इत्यादि खाने को बोलेंगे हम। एक लड़की की मातृभाषा हिंदी है और विद्यालय जाती है और वहां इंग्लिश पढ़ना सीखती है, तो ये किस चीज को दिखा दर्शा रहा है, ये भाई भाषा अधिगम को दर्शा रहा है। किस चीज को दर्शा रहा है, भाषा अधिगम को दर्शा रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक बच्ची है, अपनी छुट्टियों में वो शिमला जाती है, शिमला जाके वो वहां पे दूसरी लैंग्वेज सीखती है, तो किस चीज को दर्शा रहा है, तो भाषा अधिगम को दर्शा रहा है। उसका भी आंसर। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखते जाइए। देखिए, दिन और रात में कौन सा समास है। मैंने आपको बताया था कि जब दिन बीच में और आ जाता है, ठीक है, गुरु और चेला, माता और पिता, तो वहां पे हमेशा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी में ऐसे सवाल है। निराशा का संधि विच्छेद कहाँ क्या है। ठीक है। जब नि विसर्ग आ जाए और धन आशा, तो वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, नि धन आशा, मतलब विसर्ग संधि। सवाल पूछा गया सफलता में प्रत्यय कौन सा है। देखिए, सफल शब्द आप हटा दीजिए, मूल शब्द क्या है आपका, मूल शब्द आप हटा दीजिए, सफल है, और बचता क्या है ता, तो त्या प्रत्यय हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे सवाल हिंदी में आपसे पूछे गए। मिजोरम के समीपवर्ती राज्य के बारे में इन्होंने पूछा। मिजोरम के समीपवर्ती राज्य, तो देखिए पश्चिम बंगाल, बिहार समीपवर्ती नहीं है, बिहार यहाँ भी ये भी नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे और मिजोरम के समीपवर्ती राज्य क्या हो जाएंगे, असम, त्रिपुरा और मणिपुर। मैप की प्रॉपर स्टडी करके जाइए, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में रेगुलर पूछे जा रहे हैं, कभी केरला के बारे में, कभी तमिलनाडु के बारे में, कभी गुजरात के बारे में। ठीक है, तो आप मैप की प्रॉपर स्टडी करके जाइए। ठीक है, अगला सवाल पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है। तो भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य ये है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और सभी छात्रों तक शिक्षा को पहुंचाना। ठीक है, और 10+2 सिस्टम जो था उसको उन्होंने चेंज किया, क्या था, 5+3+3+3+4। ठीक है, 5+3+3+4 सिस्टम था, और इवेल्युएशन बहुत, जो मूल्यांकन होगा वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जामिनेशन ज्यादा से ज्यादा होंगे। ये सारे आपके सर्वांगीण विकास करना और अनुभव द्वारा शिक्षा देना, ये सब कुछ एग्जाम है। ठीक है, और अगला सवाल जो पूछा गया था, यदि पेड़ों को हम काट रहे हैं तो उनसे क्या क्या नुकसान होंगे, क्या क्या हानियां हो रही हैं। देखिए भाई, प्राकृतिक परिवेश में हरियाली कम हो रही है, हवा युक्त छाया में कमी हो रही है, आंधी और बाढ़ का खतरा बढ़ता है, भूमिगत जल स्तर जो होता है वो घटता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती है और वातावरण में गर्मी बढ़ती है। तो बहुत सारे लॉसेस हैं हमारे, अगर हम पेड़ों को लगातार काट रहे हैं तो। ठीक है, कुछ ऐसे ही ऑप्शन आपके एग्जाम में आए थे, आपने टिक किया होगा। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, क्रोध में कौन सी संज्ञा है। देखिए क्रोध में जो कौन सी संज्ञा है ये पूछा है। भाई क्रोध में न तो जातिवाचक संज्ञा है, न तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, न तो निजवाचक संज्ञा। कौन सी संख्या है, क्रोध एक तरह का भाव है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा गया कि मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। देखिए मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय, ये रिपीटेड सवाल आया है आपका, अक्टूबर से दिसंबर समय होता है, और मधुमक्खी पालन का अक्टूबर से सब दिसंबर समय होता है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर बोला जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन के लिए लीची का पेड़ उपयुक्त रहता है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल में होता है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि तो मधुमक्खी एक छत्ते में लगभग 12 किलोग्राम शहद की प्राप्ति होती है। मधुमक्खी पालन के लिए एक छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ नर एवं कुछ श्रमिक मक्खियां होती हैं। ये कहीं शहद की उनको दिख जाता है, रस दिख जाता है, तो नृत्य करके बुला लेती हैं कि भाई आइए यहाँ पे शहद का पान करिए और शहद हम बनाएंगे। ठीक है, तो रानी मक्खी यहाँ पे मुख्य होती है, और वही नर मक्खियां उसे प्रजनन करके बहुत सारे जो श्रमिक हैं वो पैदा करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सवाल ऐसे आया था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे दिया था। देखिए स्लाथ को आपके एग्जामिनर ने पकड़ रखा हुआ है, स्लाथ से आज भी क्वेश्चन आया, मधुमक्खी से आज भी क्वेश्चन आया। देखिए स्लाथ से क्वेश्चन आया था। स्लाथ मुख्यतः अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, पेड़ों में उल्टा लटक कर 18 घंटे सोते हैं, इनका जीवन काल 40 वर्ष होता है, और पूरा जीवन ये 7 से 8 पेड़ों पे बिता देते हैं, और जिस पेड़ पे रहते हैं उसकी पत्तियां खाते हैं। अगर पत्तियां वहां पे खत्म हो जाती है तो दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं। तो बाकी ये सौंच के लिए हफ्ते में एक बार ये नीचे उतरते हैं, अदरवाइज ये पूरा जीवन अपना समय पेड़ पे ही बिताते रहते हैं। बहुत ही लेजी पक्षी, मतलब लेजी पशु होते हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल कुछ आपके एग्जाम में आया। अगला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया, बच्चों के विभिन्न प्रकार के विकार से संबंधित प्रश्न आया था। डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन संबंधी विकार होता है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है। डिस्कैल्कुलिया जो होता है गणितीय संबंधी विकार होता है। डिस्थीमिया जो होता है तनाव से संबंधी विकार होता है। अफेजिया क्या होता है, भाषा संबंधी विकार होता है। डिस्मोर्फिया क्या होता है, भ्रम संबंधी विकार होता है। अब एनसीएफ 2005 से जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन से आपके सवाल पूछे गए थे, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए सवाल पूछा गया कि एक लड़की अपने दोस्त के घर जाना चाहती है, वह अपने दोस्त के लिए घर से निकलती है, ये उसका घर है, दोस्त के लिए घर से निकलती है,
100 मीटर पूरब जाती है। मैंने आपको बताया है कि ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये होम है और यहाँ से निकलती है, 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ईस्ट में जाती है, फिर वो बाएं मुड़ जाती है, 400 मीटर चलती है, 400 मीटर चलती है, ये देखिए 400 मीटर चल रही है, और फिर 30 मीटर पश्चिम चल रही है। देखिए यहाँ से 30 मीटर वो पश्चिम चल रही, ठीक है। अब वो पूछा जा रहा है, यह दोस्त के घर पहुंच जाती है, दोस्त के घर पहुंच जाती है, ये देखिए दोस्त के घर पहुंच गई, ठीक है। दो डी से मैं अगर लिख देता हूँ इसको तो, ठीक है? ये देखिए दोस्त के घर पहुंच गए। तो ये पूछ पूछ रहे हैं कि देखिए दोस्त के घर के सापेक्ष उसकी स्थिति, घर की दिशा क्या है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो दोस्त के घर के सापेक्ष ये दिशा है, ठीक है। ये क्या है, साउथ है, ये है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा होगी, ठीक है। कौन सी दिशा होगी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। ऑप्शन में यहाँ पे नहीं लिखा है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट दक्षिण पश्चिम की दिशा होगी। ये डायरेक्शन वो पूछ रहा है, ये दोस्त का घर है, ये उसका घर है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट होगी। कुछ इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में कैसे आया हो भाई था। आप?